नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। बात है चुनावी दंगल की और पदवीधर मतदार संघ के संजय जी खोड़के आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। जानते हैं उनसे कि आखिर इस चुनाव संघ का, इस मतदार संघ का क्या महत्व है और किस उद्देश्य को लेकर इस मतदार संघ में वोटरों से वोट की अपील करें। क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया कि इस बार जो हुआ कि चुनाव होते ही जो वोटर रहता है उसकी लिस्ट खत्म हो जाती, फिर से नया उसको वोट बनाना पड़ता है। तो जिस वोट बैंक में, जिस मतदार संघ में यदि वोटर ही बाद में बसता नहीं तो किस प्रकार की जिम्मेदारी रहती है और क्या उद्देश्य आखिर इस संघ का मतदार, इस संघ का जो आमदार बनेगा, क्या उसमें उद्देश्य लेकर। संजय जी नमस्कार। अभी आप जिस मतदार संघ से चुनाव लड़ने जा रहे हो, उस मतदार संघ में मतदार संघ ही खत्म हो जाता है चुनाव होते ही, फिर क्या उद्देश्य लेकर आप इसमें आएंगे? नहीं, आप जो कर रहे मतदार संघ ही खत्म हो जाता है, ऐसा इसका महत्व नहीं है। क्योंकि अपने देश में ऐसे 8 ही राज्य है जहां विधान परिषद सभागृह की निर्मिती हुई है। और मराठी, आप मराठी आणि त्या 8 राज्यात आपलं महाराष्ट्र राज्य आहे आणि तो विधान परिषद सदस्य जो आहे किंवा विधान परिषद सभागृह जे आहे, हे विधान परिषद सभागृह त्या उद्देशाने निर्माण झालेलं आहे की जे कोणते सेक्टर, ज्या कोणत्या सेक्टरचे विषय विधानसभेमध्ये चर्चेला जाऊ शकत नाही आणि याला न्याय मिळू शकत नाही, त्या विषयाची चर्चा विधान परिषदेमध्ये व्हावी आणि त्या सेक्टरमधले नामवंत लोक, त्या सेक्टरमधले अनुभवी लोक, ज्यांना फार मोठा अनुभव त्या क्षेत्रात आहे, त्या क्षेत्रातले लोकांनी येऊन त्या घटकाचे, त्या वंचित लोकांचे प्रश्न सोडवावे, याकरता हा विधान परिषद सभागृहाची निर्मिती झाली आहे। आणि हा विधान परिषद सभागृह एक पूर्वीच्या काळामध्ये शिक्षक, पदवीधर, प्राध्यापक असा मर्यादित होता, परंतु मागच्या 10 वर्षाच्या काळामध्ये यात बेकार पदवीधर तरुण व इतरही बेरोजगार तरुण आणि वेगवेगळ्या सेक्टरमधले सर्व पदवीधर, शासकीय कर्मचारी यांचं इन्व्हॉल्वमेंट झालं आणि हा मतदारसंघाचं विस्तारीकरण झालं, याची व्याप्ती फार मोठ्या प्रमाणात वाढली। या मतदारसंघामध्ये हे तर आपण सांगितलं की हे लोकांना जे म्हणजे विशेष होत्या अमरावतीचा मतदारसंघ बनण्या, याचा व्यतिरिक्त कोणते लोक होते याच्यामध्ये समाविष्ट होतात ज्याच्यासाठी आपण कामे करणार? यात शिक्षक, प्राध्यापक, टीचर, शिक्षक तर कर्मचारी, जे ग्रॅज्युएट आहे, म्हणजे तो इंजिनियर असला तर ग्रॅज्युएट तोही आहे, ड्रायव्हर असलेला पदवीधर तोही आहे, IAS ऑफिसर असलेला पदवीधर तोही आहे। म्हणजे या मतदारसंघाची व्याप्ती एवढी मोठी आहे आणि या सर्व घटकाचे प्रश्न सोडवण्याची जबाबदारी त्या निमित्तानं या पदवीधर मतदारसंघाच्या वर येऊन पडते। आणि हा एवढा विस्तारित मतदारसंघ आहे की जर आपण याच्यात काम करतो म्हटलं तर दिवस रात्र काम करण्याशिवाय काही पर्याय नाही। आणि अमरावती विभाग हे विभागवार मतदारसंघ आहे, म्हणजे 5 जिल्ह्याचे सर्व पदवीधर असा मिळून हा एकत्रित मतदारसंघ असल्यामुळं भौगोलिक दृष्ट्या पण याचं फार महत्व आहे। म्हणजे 56 तालुक्याच्या या मतदारसंघामधले सर्व पदवीधर यात समाविष्ट आहेत। आपण ज्या समोर आपण चुनाव लढत आहात, राज्याचे मंत्री आहे आणि मुख्यमंत्र्यांनी त्यांनी 5 डिस्ट्रिक्टचा मुख्यमंत्री म्हणून इथं त्यांची नेमणूक केली आहे, याच्या विरुद्ध आपण कसा लढा लढणार? प्रश्न व्यक्ती कोण आहे याच्याशी लढाई नाही, लढाई जी आहे ज्या वंचितांचे प्रश्न माननीय BT भाऊ देशमुख या मतदारसंघाचं जवळपास 30 वर्ष म्हणजे 5 टर्म नेतृत्व करत होते आणि BT भाऊंनी केलेलं काम आणि पदवीधरांसाठी, शिक्षकासाठी, प्राध्यापकांसाठी, शिक्षक तर कर्मचारीसाठी, आणि दुसरी एक लढाई BT भाऊंची एवढी मोठी अनुशेषाची लढाई होती। अनुशेषाची लढाई म्हणजे ही पुन्हा बेरोजगार पदवीधरांची लढाई होती। या दोन्हीचं संमिश्र असताना BT भाऊंच्या 5 टर्म झाल्यामुळं, BT भाऊंचा फार काळ झाल्यामुळं BT भाऊंना 2-3 अँगल फार मोठ्या प्रमाणात भोवले आणि त्यामुळे BT भाऊंचा पराभव झाला। BT भाऊचा पराभव झाल्यानंतर लोकांनी मोठ्या आशेने ज्या उमेदवाराला निवडून दिलं, BT भाऊंचा पराभवानंतर निवडून आलेला उमेदवार त्यापेक्षा सरस असेल, या पद्धतीने चांगली कामगिरी करेल अशी जी एक आशा होती, परंतु कोणत्याही एवढ्या मोठ्या विस्तीर्ण मतदारसंघामध्ये
कोणत्याही प्रकारच्या घटकाच्या समस्या ते सोडवू शकले नाही आणि समस्या तर सोडवू शकलेच नाही, परंतु समस्येचा डोंगर उभा केला आणि त्यात सर्वात लाजिरवाणी बाब म्हणजे शिक्षकांचे जे काही प्रश्न होते त्या शिक्षकांच्या प्रश्नासाठी शिक्षकांनी जो मोर्चा काढला होता, हे गृहराज्यमंत्री असताना त्या शिक्षकावर लाठीहल्ला झाला, 302, 307 असे कलम दाखल केले आणि आज ते शिक्षक त्यांच्या मागे केसेस मागे घ्यायसाठी फिरून राहिले, त्यांचे प्रश्न दूर राहिले, परंतु त्यांना आपलं जीवनात ज्या अडचणी निर्माण झाल्या त्याच्यासाठी त्यांच्या मागे फिरावं लागलं। जिस मतदार संघ से आपने बताया कि अभी बहुत सारे काम जो होना चाहिए थे पिछले आमदारों ने किया, आप ऐसे 5 काम बताइए जो होने चाहिए थे और नहीं हुए, और आप ऐसे 5 काम जो आप करना चाहेंगे आने के बाद में। उसमें सबसे बड़ा विषय एक था विना अनुदानित शिक्षकांचा जो 2001ला विना अनुदानितच्या ज्या शाळा दिलेल्या होत्या त्या विना अनुदानितच्या शाळांच्या शिक्षकांना 15 वर्ष वेतन श्रेणी नव्हती। 2009ला जवळपास डिसेंबरच्या महिन्यामध्ये जे सेशन झालं होतं त्या जुलैच्या सेशनमध्ये बीटी भाऊंनी फार मोठा संघर्ष करून कायम विना अनुदानितच्या संदर्भातला जो नियम होता तो कायम विना अनुदानित अशोकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कायम शब्द बाहेर काढला आणि प्रचलित नियमानुसार त्यांना ती वेतन श्रेणी देण्याच्या संदर्भातलं सुतोवाच केले होते आणि तसा विधानसभेमध्ये निर्णय झाला होता, परंतु त्यानंतरच्या काळात काँग्रेसचं सरकार असताना त्याची तरतूद सुद्धा झाली होती, परंतु पुढच्या काळामध्ये ज्यावेळेस बीजेपीचं सरकार आलं, हे पदवीधरमध्ये निवडून गेले आणि त्यानंतर तो जो प्रश्न आहे तो तसाच प्रलंबित राहिला आणि त्यानंतर त्यांच्या मागणीसाठी आता त्यांच्यावर लाठीहल्ला करण्यात आला। एक विषय। दुसरा विषय वरिष्ठ प्राध्यापकांच्या संदर्भात 73 दिवसाचा पगाराचा एक विषय होता की 73 दिवसाचा ते संप काळात त्यांचा 73 दिवसाचा पगार देण्याच्या संदर्भातली एक मागणी होती। ती मागणी हे सरकार बीजेपीचं ज्यावेळेस सत्तेवर यायचं होतं त्यावेळेस मुंबईच्या आझाद मैदानावर आजचे जे शिक्षण मंत्री आहेत तावडे त्यांनी तिथे जाऊन भाषण केलं आणि सांगितलं की आमचं सरकार येऊ द्या, आम्ही जास्तीत जास्त 1 महिन्यात तुम्हाला तो पगार देऊ, परंतु त्यात आता हायकोर्टात लढाई चालू आहे, ती सुद्धा एक क्षण त्याच्याकडे न पाहता त्यांनी ती सोडवली नाही। समाज कल्याण विभागाच्या शिक्षकांचा प्रश्न होता, हायकोर्टामध्ये ते गेले, हायकोर्टाने ऑर्डर दिली, ऑर्डर दिल्यानंतर ती इम्प्लिमेंट करायची तर ती केलीच नाही, सेकंड टाइम त्यांना पुन्हा नोटीस दिली, सरकारला सचिवालयाला नोटीस दिली तरी दिली नाही, कंटेम्प ऑफ कोर्ट केला तरी आले नाही आणि त्यानंतर वॉरंट काढला सचिवाचा, हायकोर्टामध्ये उभं राहायला सांगितलं, त्याच्यानंतर कुठं ते म्हणजे हे जे काही प्रश्न आहे की जे मैं इसमें पूछना चाहूंगा कि जब सरकार को कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया, सब हो गया और सरकार के पास प्रोविजन भी नहीं थी, फिर क्यों नहीं किया इन्होंने? इनको मालूम है मेरा मतदार संघ है, क्या इनको पता नहीं था होगा मेरे को मतदार इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे करके? सवाल एक ही सवाल है कि ये जो भी पेंडिंग काम है, जो भी इनके 6 साल के कार्यवास में, जैसा बीटी भाऊ हाउस में थे तो बीटी भाऊ कोई सरकार में नहीं रहे, कभी कोई सरकार में नहीं थे, पद ही राजनीतिक बराबर है। तो हाउस में जो परफॉर्मेंस होना, हाउस में जो मांगनी करने को होना, हाउस में जो लड़ने को होना, ये कोई भी चीज इन्होंने किया नहीं और वो सीधे मंत्री 2.5 साल के बाद बने। पहले 2.5 साल जब आमदार थे, 2.5-3 साल, तब भी उनका परफॉर्मेंस हाउस में उन्होंने उनका प्रगति पुस्तक निकाला था, वो प्रगति पुस्तक मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने जो प्रगति पुस्तक में मैंने ये क्वेश्चन हाउस में पूछे बोला, उसमें का एक भी क्वेश्चन उन्होंने पूछा नहीं है और वो भी दिशाभूल पदवीधर और शिक्षकों की, प्राध्यापकों की दिशाभूल ऑन रिकॉर्ड कर रहे हो। ये प्रगति पुस्तक कहाँ से निकलता है, जैसे उन्होंने कहाँ से लाया और आपने कहाँ से लाया? नहीं, प्रगति पुस्तक यानी उन्होंने अपना जाहिरनामा जो निकाला उसमें मैंने ये काम किया, मैंने अच्छा जाहिरनामा प्रगति पुस्तक कोई ऑफिशियल सरकार से नहीं निकला हुआ? उन्होंने जो प्रगति पुस्तक यानी उनका नाम दिया प्रगति पुस्तक को जाहिरनामा कि मैंने ये 5 साल में 6 साल में ये काम किए, उसमें उन्होंने जो क्वेश्चन पूछे हाउस में ये जो बोला है उसमें मैंने उसका अभ्यास किया, विधानसभा के रिकॉर्ड से वो जो क्वेश्चन के नंबर दिए थे उसको नंबर रहते, दिन रहता, कौन से दिन पूछा वो रहता, तो उसमें से
99% हाउस में चर्चा हुई नहीं, वो रिकॉर्ड पे आए लेकिन उसके ऊपर कोई भी चर्चा और कोई भी निर्णय नहीं हुआ। वो उन्होंने उनके प्रगति पुस्तक में प्रिंट यानी किया। झूठा प्रगति पुस्तक बना के जनता के सामने रखा, और आपका दावा है कि वो प्रगति पुस्तक झूठा हाँ, है, मैंने काम तो उनको उन्होंने चैलेंज किया कि नहीं किया। अगर मैंने ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके अगर मैं दावा कर रहा हूँ कि तुमने झूठ बोला है, अगर वो झूठ है तो मेरे ऊपर कुछ भी केस कर सकते थे। तुमने जो छापा है वो सब गलत है, ये मेरा दावा आज भी है और 100% मैं उसको प्रूव कर सकता हूँ कि उसका 99% झूठ है। यानी आपने उन्होंने जो भी काम किया वो उन्होंने किया नहीं, सिर्फ एक अभी सामने चुनाव है तो लोगों को लुभाने के लिए एक झूठा प्रगति पुस्तक उन्होंने पेश किया, ऐसा आपका कहना है। आपके हिसाब से सारे दूसरे आप आगे और बता रहे थे क्या उन्होंने और पिछले सरकार ने किया जो आप करना चाहते, जो नहीं करना चाहिए था? क्योंकि कैसा है कि ये मतदार संघ जो है, ये पदवीधर का मतदार संघ, ये पदवीधर के मतदार संघ में बहुत विस्तीर्ण काम इसमें रहे। शिक्षक, प्राध्यापक, टीचर्स, इनका जो अभी 2.5-3 साल से ये सरकार आने के बाद की बात बोल रहा हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट हो गया कि रोज नया जीआर निकल रहा है, रोज नया कुछ नया जो ऍक्ट अपन ने कायदा, मोफत शिक्षणाचा कायदा जो स्वीकारला, उसके वजह से बहुत बड़े प्रॉब्लम में अपनी शिक्षण व्यवस्था आ गई। लेकिन ये शिक्षण व्यवस्था का तकलीफ में आने का जो कारण है, उसका मेन कारण ये जीआर और ये नहीं है, ये विचार सरणी की बात है। विचार सरणी अगर अपनी ठीक रही तो ये सब कुछ अपन दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन विजन की कमी है आपके हिसाब से, जो विजन होना चाहिए था इस पदवीधर मतदार संघ? पदवीधर मतदार संघ एक बात है और सरकार दो बात है। एक उम्मीदवार और एक सरकार, ये दोनों का सम्मिश्र काम रहता है। लेकिन ये तो टोटल निष्क्रिय है। लेकिन सरकार जो है, ये सरकार भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में उनको कुछ तो भी नए सिरे से लाना है। उनका नए सिरे से लाने का यानी उनकी परिवर्तन चाहते हैं, वो विचारधारा के स्वरूप वो डिपार्टमेंट को कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये उनका मूल उद्देश्य है और उसके वजह से ये जो भी तकलीफें आ रही है वो सब तकलीफें इसकी वजह से। कोई यदि कोई विचारधारा चेंज करना चाहता, कोई यदि पुरानी परंपरा को तोड़ना चाहता, अच्छी परंपरा लाना चाहता, उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? नहीं, अच्छी परंपरा लाना बराबर है, लेकिन अगर तुम ये सोचते, क्योंकि विनोद तावड़े ने, मंत्री महोदय ने ऐसा बोला था कि मैं शिक्षण मंत्री हूँ, शिक्षक मंत्री नहीं, यानी शिक्षकों के लिए कुछ लेना देना नहीं, एजुकेशन से मतलब मैं एजुकेशन मंत्री हूँ। मुख्यमंत्री ने पुणे के एक सभा में ऐसा कहा था, माननीय मुख्यमंत्री ने, की मी विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षण व्यवस्था है, ही शिक्षकांसाठी नाही। यानी तुम दो चीज अलग कैसी कर सकते, म्हणजे तुम्ही शिक्षण व्यवस्था आणि तुमचा शिक्षक यांना वेगळं करून कसं चालणार आहे? परंतु तुमचा विचार करण्याची, तुमची बोलण्याची, तुमचं जे काही कमिटमेंट आहे ते कमिटमेंट तुमचं या संस्थांशी असलं पाहिजे। ह्या संस्था तुम्हाला टिकवा लागणार आहे। ह्या संस्था टिकवल्या नाही तर 50 वर्ष जुनं हे बहुजन समाजाचं नेटवर्क जे ग्रामीण भागामध्ये गेलं, तिथं शिकले, ओबीसीचे लोक शिकले, मागासवर्गीय शिकले, अल्पसंख्याक शिकले, मोठे झाले, ते नेटवर्क त्या खेड्यापर्यंत आपण शाळा नेऊ शकलो। म्हणून जर तेच आज मोडकळीस येत असेल तर पुढचा काळ जो आहे या शिक्षण व्यवस्थेसाठी फार गंभीर स्वरूप धारण करणार आहे। कारण की कोणत्याही देशाची प्रगती ही कशावर मोजल्या जाते? कोणत्याही देशाची प्रगती याच्यावर मोजल्या जाते की त्या देशामध्ये स्किल्ड पॉवर किती आहे। तर आज आपल्या देशाला स्किल्ड पॉवर मध्ये जगात नाव आहे। ते कशामुळे आहे की आपलं धोरण, शैक्षणिक धोरण देशाचं असो की राज्याचं होतं, या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्यांनी जी प्रगती केली, त्याच्यात जी इन्व्हेस्टमेंट केली, ती इन्व्हेस्टमेंट ही दोन प्रकारची असते। आपलं डेव्हलपमेंट एक आपण स्थायी स्वरूपाचं डेव्हलपमेंट आणि मानव विकास। मानव विकास हा शाळा कॉलेजेस तर्फे आपल्याला करावा लागणार आहे आणि त्याचा मूळ ढाचाच हा शिक्षकापासून सुरू होतो। मग त्या शिक्षकांनाच आपण जर दोषी पकडवत असू किंवा त्या शिक्षण खातच तुम्ही शिक्षकापासून बाजूने करत असू तर मग ही पुढची प्रक्रिया किंवा ही पिढी घडणार कशी? काही चूक असेल तर तुम्ही त्याच्यात दुरुस्त करा, परंतु सरसकट तुम्ही जर ती मोडकळीस काढणार असाल तर पुढचा काळ या शिक्षण व्यवस्थेसाठी फार मोठा आघात करणार आहे। शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, राष्ट्र के लिए आगे प्रगति के लिए जो विचारधारा निर्माण करता हो, उस शिक्षक को संजय जी का कहना है कि उन्हें अलग किया गया व्यवस्था से। शिक्षा और शिक्षक ऐसी दो व्यवस्था का निर्माण पिछली सरकार ने किया जो आने वाले पीढ़ी के लिए घातक है। और भी बहुत सारे प्रश्न एक छोटे से ब्रेक के बाद।
नमस्कार। ब्रेक पे जाने से पहले शिक्षा और शिक्षक, इस दो चीजों का बहुत बारीक तरीके से संजय जी ने यहाँ पे विवरण किया कि शिक्षक को छोड़कर शिक्षा व्यवस्था का विस्तार नहीं हो सकता, और जब तक शिक्षक को उसका सम्मान नहीं मिलेगा, उसको मान नहीं मिलेगा, यथोचित उसको उसका आदर सत्कार नहीं होगा, उसका मानधन नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से इस देश की प्रगति शिक्षा के माध्यम से नहीं हो सकती। ऐसा सीधा सीधा आरोप पिछली सरकार पर संजय जी लगाया। और भी संजय जी, और भी कुछ मुद्दे जो पिछले सरकार में आपने नहीं, आपके मन में है कि भाई ये काम होना चाहिए था, क्योंकि आप शायद 25 साल से करीब राजनीति में, 35 साल से तो राजनीति में मैं आपको दे रहा हूं, और मंत्रालय का भी पूरा कामकाज आपने संभाला है, तो क्या लगता है आपको इस व्यवस्था में कहाँ गड़बड़ी होगी? नाही, विषय आप मराठी में बोलू शकता. खूप विषय भरपूर आहे. तसा आता एक अंशकालीन कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न होता की ज्यांनी अंशकालीन कर्मचारी जे जवळपास आता 12,000 महाराष्ट्रात शिल्लक राहिलेले आहे, या संदर्भात त्यांनी भरपूर आश्वासने दिली, रोज मागं फिरवलं, आणि आता असं सांगतात की आता महिन्याने करू, 2 महिन्यांनी करू, आता सांगतात की इलेक्शन नंतर आम्ही GR काढतो, आता आम्ही असं करतो, आम्ही तसं करतो. म्हणजे सांगायचा उद्देश आहे की इलेक्शन काढून घेण्यापुरतं मर्यादित आहे. तसंच कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या शिक्षकांना कायम अनुदानिकच्या संदर्भातला विषय आहे. जवळपास 6 महिने झाले याचे सर्व प्रस्ताव मंत्रालयात जाऊन पडलेले आहे, परंतु त्याला कुठेतरी काही इसको ये करने के लिए कुछ फंड की प्रोविजन लगती होंगी, जो फंड नहीं होगा इसके कारण रुकता होगा, या विजन नहीं है, या और क्या नहीं होने के कारण में जाना चाहता हूँ. बरोबर है, उनको करना है, सही नहीं करनी है, हाँ करना है, सारा काम बराबर है. पैसे की व्यवस्था ये सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, लेकिन पैसे की व्यवस्था, तुम्हारे को मेरा कहना यही है कि जब तक तुम्हारा विकास की दिशा के लिए तुम जब तक ये सोचेंगे नहीं कि विकास की दिशा 2 तरह की रहती है, एक मानव विकास और एक तुम्हारा स्थायी विकास, जिसमें रास्ता तुम्हारे डेवलपमेंट के काम रहते हैं. एक मानव विकास में 2 चीजें प्रमुख से आती है, उसमें शिक्षा और आरोग्य. इसके लिए तुम्हारा बजटरी प्रोविजन के लिए जो प्रोविजन करना चाहिए, जो 4% बजट के 4% उसमें अपने को प्रावधान करना चाहिए. अभी तक अपन 2.25% तक ही गए. अगर उसको बढ़ाना पड़ेगा तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अपने आप छूट जाएंगे. अंशकालीन कर्मचारी जो आप बता रहे, उनको पूर्णकालीन करना है, सरकार पर बोझा कहीं ना कहीं इन चीजों का बढ़ेगा ही बढ़ेगा. उसके अलावा ये भी तो हो सकता है, इसका अंशकालीन का बोझा गिरने का सवाल ही नहीं, उसकी पॉलिसी में बिठाना पड़ेगा. जो जगह तुम्हारी रिक्त है, वो जगह जहाँ पे तुम नए लोग लगा रहे, उसके जगह तुम्हारे को ये 12,000 लोगों को एब्सॉर्ब करना है. सिर्फ उसमें तुम्हारे को परसेंटेज, जो नए भर्ती और पुराने भर्ती में परसेंटेज थोड़ा सा 10% भी जो परसेंटेज है उसमें आपका कहना है कि जो नई रिक्रूटमेंट लगती है वो पहले अंशकालीन को उसमें प्राथमिकता दी जाए और वापस नए लोग वापस अंशकालीन की जगह रख जाए, यानी उसके कारण जो अभी बेरोजगार उनको रोजगार भी मिलेगा. और बेरोजगारी के बारे में कुछ इस मतदार संघ में होता करने को, बेरोजगारी के बारे में अभी, क्योंकि अभी तक जो आपने बात की सारी जो ऑलरेडी रोजगार पे लगे हुए उनकी क्या तकलीफ है, उनके बारे में आपने चर्चा की. नहीं, कैसा है कि अनुशेष की लड़ाई, मैंने जो बोला बीटी भाऊ देशमुख अनुशेष की लड़ाई लड़ रहे थे. अनुशेष की लड़ाई में सबसे बड़ा मुद्दा रहता बेरोजगार तरुण का अनुशेष, यानी उनकी नौकरी का अनुशेष जो है वो सबसे बड़ी लड़ाई है, और वो लड़ाई भी रुक गई है. जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में तुम लड़ाई जो अनुशेष की है वो पूरी नहीं हो सकती. अब अनुशेष पूरा करना यानी पदवीधरों को रोजगार देना, ये जो यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे उन्होंने 2-3 बातें उसमें कही. उन्होंने कहा कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन अमरावती में बढ़ा, लेकिन मैंने उसको ऐसा कहा कि अमरावती में इंडस्ट्रियलाइजेशन जितना भी हुआ वो पिछले सरकार के टाइम का ही पूरा है. सिर्फ अभी एक अमरावती में एक ही इंडस्ट्री नहीं आई है, और वो है रेमंड की. और रेमंड की भी इंडस्ट्री जो है, जिसका प्लान चालू करने का ये साल का था, उन्होंने 2 साल उसको प्लान को आगे कर दिया. क्यों किया आगे? तो मैंने उसमें अंदर जाने की कोशिश किया, समझने की कोशिश किया, तो वो लोगों से ऐसा पता लगा कि उनका रेमंड का जो यवतमाल का प्लांट है, नोटबंदी के बाद में वो 2 शिफ्ट में चलने वाला प्लांट 1 शिफ्ट पे आ गया, और उनका 2 शिफ्ट का प्लांट 1 शिफ्ट पे आने के वजह से यहाँ का जो प्लान था चालू करने का, वो उन्होंने 2 साल आगे किया. इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर बढ़ता था तो 10 साल पहले के सरकार ने वीज निर्मित की बहुत बड़ी एक कल्पना सामने रख के हर
विभाग में एक एक बड़े बड़े प्लांट वीज निर्मित के किए थे, जहां जैसा इंडिया बुल अपने अमरावती में हुआ था। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता था तो ये सब वीज पूरी इंडस्ट्री को लगती थी, लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि 7-8 महीने से इंडिया बुल का प्लांट अपने यहाँ उसको मांगनी नहीं रहने, जिसके वजह से बंद है। तो ये प्लांट अगर सब बंद है, कैप्टिव पावर जो शुगर फैक्ट्री के साथ में दी है, वो शुगर फैक्ट्री वो पावर बेची नहीं जा रही करके वो भी अड़चन में आ गए। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता था तो ये पावर कंज्यूम होती थी। इसका ही मतलब ये है कि कहीं पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा नहीं, उल्टा उसमें कमतरता। आपने जितनी चीजें बताई ये पूरे की पूरी अभी सरकार से संबंधित हो, एक मतदार संघ से भी बाहर आके सारी की बातें हो गई। इसमें तो सरकार को भी बहुत सारी चीजों में बदलाव करना पड़े। एक अकेले मतदार संघ से क्या होगा? आपके एक शिक्षक अपने जो पदवीधर मतदार संघ से वो कितना कर पाएंगे वहां पे? नहीं, बात सही है तुम्हारी, लेकिन इच्छा और इच्छा शक्ति और प्रामाणिकता अगर तुम्हारी नियत में है तो हर जगह रास्ता निकल सकता है। लेकिन तुम्हारे को नियत और प्रामाणिकता अगर तुम्हारे में नहीं है तो उसमें रास्ता निकालना बहुत कठिन है। हाँ, मैं अकेला ही ये सब विषय छोड़ पाऊंगा ऐसा मेरा दावा नहीं, लेकिन इसकी शुरुआत कर सकूंगा, इसमें कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर सकूंगा, क्योंकि लड़ना संघर्ष करना ये मेरा स्थायी स्वभाव है। और ये सब चीज बेरोजगार पदवीधरों की जी लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी प्राथमिकता रहेंगी। और ये सब वर्ग के लिए, जो फिर शिक्षक, प्राध्यापक, जो भी पदवीधर है, जो भी इसमें आता है, शासकीय कर्मचारियों की जूनी पेंशन योजना है। जूनी पेंशन योजना ने अपने को 1982 में गवर्नमेंट अधिकारी है, कर्मचारी है, उसको अपन पेंशन देते थे 60 साल के बाद, 58 साल के बाद पेंशन देते थे। वो पेंशन योजना बंद हो गई। वो पेंशन योजना बंद हो गई, लेकिन उसकी आगे चल के जो प्रॉब्लम्स आने वाले वो अपन अभी सोच नहीं सकते। मैंने मेरे जाहिरनामा में उसका विस्तृत विवरण किया है कि आज ही जो ज्येष्ठ नागरिक है, आज वो ज्येष्ठ नागरिक को पेंशन मिल रहा है, जो सर्विस में थे वो थे, उनको पेंशन मिल रहा है, फिर भी उनकी जीवन यात्रा इतनी कठिन बन गई है। अगर वो आज जो सरकारी कर्मचारी पूरे 60 साल अपनी सेवा देके जब निवृत्त होगा और उसको पेंशन नहीं मिलेगा, तब उसकी वो ज्येष्ठ नागरिक करके उसका जीवन बिताना उसके लिए इतनी कठिन परिस्थिति में आ जाएगा कि अपन सोच नहीं सकते। इसके लिए जूनी पेंशन योजना लागू करना चाहिए, ये भी एक प्राथमिकता के विषय में मेरा विषय है। अभी अपन अमरावती पदवीधर मतदार संघ की, पदवीधर मतदार संघ महाराष्ट्र में और भी क्या सभी जगह ऐसे ही प्रॉब्लम, कुछ जगह सॉल्व है, अमरावती के लिए ज्यादा प्रॉब्लम है? नहीं, पदवीधर मतदार संघ जो है ये टोटल ऐसा एजुकेशन से निगड़ित पहले रहता था, लेकिन अभी उसकी व्याप्ति बहुत बढ़ गई। और हर जगह अगर तुम ये जितने भी पदवीधर मतदार संघ है, इसमें 7 पदवीधर मतदार संघ आते हैं, 7 पदवीधर मतदार संघ और 7 शिक्षक, ऐसा ये 14 लोगों का जो एक ग्रुप है, ये अभी तक कंटिन्यूसली एजुकेशन और एजुकेशन पॉलिसी और यहाँ तक ही मर्यादित था। लेकिन इसके बाद में इसकी व्याप्ति अभी बढ़ गई। उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता आगे चल के, ये तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा योगदान ही रहेगा, लेकिन उसके साथ में बेरोजगार युवक जो है, इसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनके लिए भी ये मतदार संघ है, उनके लिए भी ये लड़ाई बहुत बड़े पैमाने पर लड़ना पड़ेगा। मुख्य बात आपकी किस उद्देश्य, क्या आप करना चाहेंगे इस मतदार संघ में? यदि आप चुनकर आते तो कौन से काम करेंगे? इस मतदार संघ में सबसे पहली चीज जो है कि शिक्षण व्यवस्था में जो बदलाव लाना सरकार चाह रही है, उसका कड़े से विरोध करूंगा। दूसरा, शिक्षक, प्राध्यापक और गवर्नमेंट कर्मचारी, इनको जो जूनी पेंशन योजना थी वो लागू करने के लिए कोशिश करूंगा। तीसरा, जो तुम्हारे पदवीधर बेरोजगार है, पदवीधर बेरोजगारों के लिए जो उनको सर्विस लगने के लिए और उनको अच्छी तरीके से फिनिश करने के लिए वो फिनिशिंग स्कूल जैसा कुछ कंसेप्ट लाके अपने विभाग के जो स्टूडेंट, अपने विभाग के जो भी अच्छे स्टूडेंट्स है, उनको अच्छा फिनिश करके नौकरी के लिए तैयार करने का मूल उद्देश्य रहेगा। चौथा, तुम्हारे जो भी स्पर्धा परीक्षा रहती है, स्पर्धा परीक्षा के लिए एमपीएससी, यूपीएससी, बैंक है, रेलवे है, पुलिस है, जो भी परीक्षा आती है जहाँ पे बच्चों को तैयार होके अपने एग्जाम देके सिलेक्ट होना है, तो उसका वातावरण निर्मित और उसकी अच्छी तरीके से उनकी तैयारी करने के लिए जो काम करना है उसमें एक प्रमुखता से वो काम रहेगा। और सबसे बड़ा एक मुद्दा यहाँ पे, सबसे बड़ा एक मुद्दा ऐसा है
कि अपना इंजीनियरिंग कॉलेज जो है अमरावती का इंजीनियरिंग कॉलेज, अमरावती की इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत विस्तीर्ण जगह है, 150 एकड़ के पास जगह है। अब ये अगर यहाँ पे, क्योंकि अभी अनुशेष की जो लड़ाई है, ये अनुशेष की लड़ाई पहले विदर्भ की थी, लेकिन अभी अनुशेष की लड़ाई नागपुर वर्सेस अमरावती की हो गई है। क्योंकि नागपुर का विकास बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है और अमरावती उसके नीचे आ रहा है। तुमने देखा होगा IIM वहाँ आया, एम्स वहाँ आया, लॉ यूनिवर्सिटी वहाँ आई। तो ये अनुशेष अमरावती विभाग का जो बढ़ रहा है, उसके लिए अगर अपने यहाँ 150 एकड़ की जगह में जगह है तो IIT का एक यूनिट अगर अमरावती में आता है और IIT के बाद में अगर यहाँ पे जैसा इन्फोसिस है, टाटा यूनिवर्सिस है, ये कंप्यूटर सेक्टर में की एक भी बड़ी अगर इंडस्ट्री अपने यहाँ आती है तो ये अमरावती और अमरावती विभाग का जो बेकार युवक है वो वहाँ रोजगार निर्माण के लिए सारी ये व्यवस्था करनी होगी। अब तो रोजगार अपने आप लोग जो यहाँ से मैन पावर माइग्रेट होता है पूना और बेंगलोर की तरफ, वो यहाँ रोकने के लिए आप जो है कि यहाँ का पावर यहाँ अपना 5 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ रहे, माइग्रेशन नहीं हो, यहाँ का यही स्किल डेवलप हो, यही इसको रोजगार मिल जाए। और इसके एजुकेशन के अलावा एजुकेशन बताया आपने, और अक्सर देखा कि एजुकेशन करते समय लोगों को बहुत ज्यादा फीस का ऊपर नीचे, उसके बारे में कोई प्लान रहेगा आपका? ऐसा एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 लाख रुपए फीस लगती है, दूसरे में 2 लाख रुपए लगती है, तीसरे में 1 लाख रुपए, यूनिवर्सिटी एक ही रहती है। ऐसा है कि अभी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, ये प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो अपना निर्णय हुआ, वो निर्णय होने के बाद आज जो ITI होने वाला लड़का था वो डायरेक्ट इंजीनियर हो रहा है। क्योंकि ये इंजीनियरिंग कॉलेज की गवर्नमेंट, पहला गवर्नमेंट था, कांग्रेस का गवर्नमेंट था, इन्होंने इसमें SC OBC EST इकोनॉमिकल बैकवर्ड ये लोगों के लिए फी प्रोटेक्शन की प्रावधान किया। यानी गवर्नमेंट वो लोगों को शिक्षित करके मैन पावर निर्माण करने की जो योजना चालू है, वो योजना की वजह से ये कॉलेजेस चल रहे। इसमें बहुत कम फी में यानी 20% ही लोग उसको फी देके जा रहे। अभी ये जो गवर्नमेंट ने जो उसको फी प्रोटेक्शन दिया, मेरा कहना और इससे ज्यादा है कि इसमें और ज्यादा प्रावधान इंजीनियरिंग ही नहीं तो बाकी भी जो स्ट्रीम के लड़के हैं, जहाँ पे सर्विस अच्छी तरीके से लोग कर सकेंगे, अच्छी तरीके से विद्यार्थी तैयार हो सकेंगे, उसको भी अच्छी तरीके से फ्री प्रोटेक्शन देके उसको तैयार करना चाहिए। और फिर उसको जो मैन पावर है उसके वजह से ये पूरा सिस्टम जो अपना है, अपना मैन पावर का सिस्टम बहुत बड़ा ऊपर अगर जाएगा तो ही अपना विकास होगा। और उसके लिए सरकार ने जो परसेंट में अपना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पे करना चाहिए, उसमें आगे पीछे न देखते हुए उसमें अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि मेन अपना रहेगा मैन पावर की निर्मित, मानव निर्मित के वजह से अपना राज्य, अपना देश आगे जा सकता है। और मानव निर्मित के लिए जितना भी पैसा लगता है गवर्नमेंट ने उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आप एक मतदार संघ से लड़ रहे, लेकिन एक राजनीतिक भी हो। पिछले बार जो केंद्र सरकार ने एक निर्णय लिया नोटबंदी का, क्या आपको लगता है कि पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार की साख कहीं गिरी है नोटबंदी से? नोटबंदी से केंद्र सरकार की, भाजपा सरकार की कहीं साख गिरी है? नोटबंदी सही हुई है? नोटबंदी अगर सही रहती तो अपने इंडिया के जितने भी आप अगर देखेंगे, जितने भी तुम्हारे इकोनॉमिस्ट है और इकोनॉमिस्ट पे लिखने वाले पेपर है, इकोनॉमिस्ट में अग्रलेख लिखने वाले तुम्हारे पत्रकार है, उनके अगर तुम एक से एक निकाल के देखेंगे तो उसमें से किसी ने भी उनका समर्थन नहीं किया। यानी ये मैं पॉलिटिकल एक पार्टी वाला, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी वाला, ये क्या कहेगा, इससे पूरे देश में तुम टाइम्स ऑफ इंडिया से लेके हिंदू से लेके हर एक एडिटोरियल अगर आप पढ़ लेंगे, तुम कहे को लोक सत्ता का ये पूरे अगर 10 लेख निकाल लेंगे, ये उस एडिटोरियल लोक सत्ता में जितने भी 20-25 नोटबंदी के बाद में आए, वो भी अपना आईना अगर देख लेंगे उसमें तो उन सरकार को ख्याल में आएगा कि अपनी गलती क्या हुई और क्या नहीं। क्योंकि ये एक सामान्य आदमी, अच्छा पढ़ा लिखा आदमी भी इकोनॉमिस्ट के बारे में बहुत ज्यादा अवगत नहीं रहता, लेकिन ये जो इकोनॉमिस्ट जो रहते, जिनको अर्थव्यवस्था समझती, वो जो 25-25, 30-30 साल अपना अर्थव्यवस्था में उन्होंने अपना योगदान दिया, वो लोगों ने जो लिखा है ये नोटबंदी के बारे में, वो अगर अपन पढ़ेंगे तो ये कोई
कोई नहीं कहेगा कि ये नोटबंदी ये राज्य के लिए, ये देश के लिए सही थी और ये गलत हुई। और इसका परिणाम अभी 1-1.5-2 साल में जो इंडस्ट्री थी, वो इंडस्ट्री धीरे धीरे, मैंने अभी उदाहरण दिया रेमंड यूनिट का, ये तो अपने आंखों के सामने का है। ऐसा इंडिया में कितने प्लांट होंगे कि उसके वजह से बंद गिर गए और रोजगार निर्मित बढ़ना तो दूर रहा, लेकिन रोजगार निर्मित में कपात होना चालू हो गई और ये निरंतर डाउनफॉल होने वाला है। ये परिस्थिति सुधरने के लिए अपने को कितने दिन लगेंगे ये बोलना मुश्किल है। आपके चुनाव में नोटबंदी का इतना सारा असर हो कि आपको फायदा हो सकता कुछ? ये दो चीज है, इसमें नोटबंदी का फायदा कितना होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन ये मतदार संघ में लोगों की सोच नोटबंदी के कारण सरकार के प्रति बदलेगी, रहेगा। जो अभी तक जो फेवर कर रहे होंगे बीजेपी का, हो सकता वो बीजेपी के अगेंस्ट 10-15% तक लोग वो नोटबंदी की वजह से इसके तरफ नेगेटिव माइंड से देख सकते हैं, लेकिन 2% भी बहुत फर्क डाल देता मतदान पे तो बराबर है। लेकिन कैसा है कि इसमें ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन यहाँ पे पदवीधर और बेरोजगार और शिक्षक प्राध्यापक ये जो वर्ग है ये इतना नाराज है कि उसकी जरूरत ही नहीं गिरेगी कि नोटबंदी की वजह से मेरे को वोटिंग गिरने की नौबत ही नहीं आएंगी। ये पूरी नाराजी ये पूरे सेक्टर की अपने आप ही है, उसमें ये ऐड हो गए। सरकार भी उनकी है, ब्यूरोक्रेट्स भी उनके है, पदवीधर भी बहुत सारे उनके, मंत्री भी उनके, आप कैसे जीत पाओगे उनसे? संघर्ष तो चल रहा है, क्योंकि आज मैंने देखा कि पूरे 1 साल से जो उम्मीदवार है वो पूरी, कोई भी कलेक्टर ऑफिस में तुम जाके उनका 7-8 महीने का दौरा निकालो, वो ये स्कूल को भेंट, वो स्कूल को भेंट, वो कॉलेज में गए, ये कॉलेज में गए, इनके यहाँ गए, उनके यहाँ गए, यानी पूरा यंत्रणा का वापर उन्होंने किया। आज भी वो राज्य मंत्री करके है, राज्य मंत्री है बराबर है, लेकिन आचार संहिता के टाइम में पुलिस डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने, इलेक्शन कमीशन ने उनके पीछे आगे जो पुलिस की गाड़ी घूमती है उनको कोई परसेप्शन, थ्रेट परसेप्शन तो नहीं है, लेकिन अगर मंत्री पद उनका आज आचार संहिता में रहते हुए भी उनको वो गाड़ी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके पुलिस की गाड़ी जाने से लोगों के ऊपर प्रभाव गिरता है और वो भी आज वो गाड़ी लेके ही घूम रहे। यानी मैं उसको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता, आपने क्वेश्चन पूछा करके ना, मैंने सीधी एक तकरार भी किया कुछ, क्योंकि तकरार करके उसमें से कुछ निकलना, सरकार भी उनकी है, सरकार उनकी है, वो कुछ उसमें से निकलना नहीं है। सरकार उनके, अधिकारी उनके, नियम उनके, अधिकारी कैसे जीतता हूं? अधिकारी वो सामने नहीं आते, लेकिन अपनी लोकशाही घटना में जो अपनी लोकशाही में निवडणूक प्रक्रिया जो दी है, ये निवडणूक प्रक्रिया गुप्त मतदान ये उसका ही घोतक है और वो वहां पे अपना जो मत है सरकार के बारे में, उम्मीदवार के बारे में, सरकारी अधिकारी रहो या कोई भी रहो, ये मैं तुम्हारे को बहुत दावे के साथ कहता हूं। जहां मैं फॉर्म भरने को गया, वहां पे फॉर्म भरने में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जहां वहां अधिकारी थे वो वहां पे मेरे को बेस्ट लक दे रहे थे और भाव हम तुम्हारे साथ है ये वहां पे कह रहे थे। यानी ओपनली कोई आता है या नहीं आता है इसका मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन सब सरकारी कर्मचारी हो, शिक्षक हो, वो मेरे साथ मेरा काम करने का तरीका, मेरा बर्ताव, ये सब देख के, और मैंने आज 25 साल मंत्रालय हो या विधानसभा हो, विधान परिषद हो, ये बॉम्बे में जो भी मैं रुका, मैंने जो भी काम किया है, जहाँ पे जिसको कुछ सहकार्य किया होगा और मेरी काम करने की पद्धत सब लोगों को, गवर्नमेंट कर्मचारियों को और शिक्षकों को, प्राध्यापकों को, सबको मालूम है। वो हिसाब से वो सामने नहीं आती दिखते आज, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ है, ये मेरे को आत्मविश्वास है और उसके वजह से मैं ये चुनाव 100% जीतूंगा, ये मेरा कहना है। आखिरी प्रश्न, आपको लोगों ने वोट क्यों देना चाहिए? मेरे को वोट इसके लिए देना चाहिए कि जो रुकी हुई एजुकेशन और बेरोजगारों की, पदवीधरों की जो कुचंबना हो रही है, जो उनकी तकलीफें बढ़ी है, वो तकलीफें दूर करने के लिए उनके साथ लड़ने वाला एक आदमी करके मेरे तरफ वो देखेंगे। मैं क्या कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा ये बात की बात है, लेकिन मैं उनके साथ, उनके हर कदम में उनके साथ रहूंगा, ये आत्मविश्वास उनको है करके वो मेरे साथ रहेंगे और इसके लिए वो मेरे को वोट देंगे, ये मेरा धारणा है। हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आपका धन्यवाद।